ठंड में 5 प्रेग्नेंट बहू पर बारिश का कहर। अरे जिज्जी, पूरे घर में पानी भर गया है, अब क्या होगा? हमारी तो झोपड़ी से भी पानी टपक रहा है, कहीं हमारे होने वाले बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। हाँ माँ जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहू, ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत यहाँ से अपना ज़रूरी सामान लेकर हम निकलते हैं। तुम कब तक टूटी फूटी झोपड़ी में और भरे हुए पानी में रहोगी? ऐसे बीमार पड़ जाओगी। राकेश, उमेश, मुकेश, अमन, चिराग बेटा, जल्दी से बहू को घर से बाहर निकालो, वो पानी में भीगती जा रही हैं, उनका भीगना ठीक नहीं है। हाँ माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सुनिधि, शिल्पा, मोहिनी, 2 टोकरी हैं, इससे अपना सिर बचाकर बाहर निकलो और फिसलना मत, हाथ पकड़ो। अनुपमा भाभी, पूर्वी, आप दोनों ये पन्नी सिर पर रख लीजिए और बाहर चलिए। हे भगवान, इतनी ठंड में कड़ाके की बारिश होना जरूरी था क्या? मेरी 5 गर्भवती बहू कैसे रहेंगी? ऊपर से हमें अपना घर भी छोड़ना पड़ रहा है, उनके ओढ़ने के लिए कुछ ले रही हूँ। शुक्र है ये रजाई कंबल थोड़े थोड़े ही भीगे हैं। मौसम खराब होने की गड़गड़ाहट आती है और सावित्री किसी तरह कंबल को एक पन्नी और बोरी में दबाकर सर पर रखकर बाहर ले चलती है। वो सब ठंड में भटकते हुए बारिश में चलते हैं और कपकपाने लगते हैं। माँ, हे भगवान, जब मुझे इतनी ठंड लग रही है तो आप सबको कितनी ठंड लग रही होगी। बस हमारे बच्चे ठीक हो। जब भी तो बोल रही हूँ भाई साहब, कोई जगह ढूंढ लीजिए हम सबके लिए, जहाँ हमें इस भरे हुए पानी में बारिश में भीग कर ना चलना पड़े। हाँ, अब तो हमारे दांत भी किटकिटा रहे हैं। हाँ दीदी, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। ये 8वां महीना हमारे लिए बहुत मुश्किल और संभाल के चलने वाला होता है। मुझे तो भूख भी लग रही है। खाना खाने जैसे ही जा रहे थे, ठंड की बारिश में घर में इतना पानी आ गया, पता ही नहीं चला, खाना भी बेकार हो गया। चिंता मत करो, तुम्हारी सास है ना, जैसे ही कुछ बैठने की जगह मिल जाएगी और ये बारिश बंद होगी, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी। अच्छा, और तिल के लड्डू बनाए थे, वो डब्बा उठा लाई हूँ। लड्डू खाने के बाद तुम्हें गर्माहट भी महसूस होगी और फायदा भी करेगा। माँ, वो देखिए, मुझे क्या मिला? ये खाली पाइप पड़े हैं, इसी में बैठ जाते हैं फिलहाल, ताकि हमें ठंड न लगे। इस बारिश से तो बच जाएंगे और हमारी पत्नी अभी यहाँ रह जाएंगी। हाँ चिराग बेटा, ये ठीक रहेगा। आ जाओ बहू, संभाल कर आना। 5 बहू ठंडी बारिश में आगे बढ़ती हैं और पाइपलाइन को देख उनकी तरफ जा रही होती हैं कि कीचड़ में मोहिनी का पैर फिसलता है तो शिल्पा और उसका पति उमेश संभाल लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो माँ, और आप सब जल्दी घुस जाइए इसमें। कुछ ही देर में वो सब अपने सर को उस पाइपलाइन में बैठकर छुपा लेते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा आश्रय मिल जाता है। और अभी भी सब कांप रहे होते हैं। सास अपनी लाए कंबल को बहू को ओढ़ने के लिए दे देती है। माँ जी, बहुत बहुत ठंड लग रही है। हाँ माँ जी, मेरे से ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। बस भगवान हमारे बच्चों को ठीक रखे, कहीं उन्हें सर्दी ना लग जाए हमसे। लगता है इस कंबल से बात नहीं बनेगी, रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए किसी तरह आग जलाने की कोशिश करती हूँ। सावित्री पाइप से बाहर निकलकर आसपास भीगते हुए कांपकर जलाने के लिए कुछ ढूंढती है। जहां सूखे कागज कहीं दबे हुए मिलते हैं तो किसी पड़ोस से उपले और माचिस मांगकर अपनी बहुओं के पास पाइप में आग जला देती है, जिससे वो सब हाथ सेकते हैं। गरीब प्रेग्नेंट बहू को थोड़ी राहत मिलती है। अब जाकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। पता नहीं सर्दी में बारिश क्यों होती है। इस बारिश के कहर ने हमें हमारे घर से ही बेघर कर दिया। हाँ, अब ठीक लग रहा है। माँ जी, वो लड्डू दे दीजिए। लड्डू खा लेना, लेकिन अपने कपड़ों का पानी निचोड़ दो पहले और थोड़ा हाथ पांव सुखा लो, फिर खा लेना। फिर वो अपने कपड़े सुखाने के बाद तिल का लड्डू खाकर गुजारा कर लेते हैं और उसी के अंदर सो जाते हैं। रात को धीरे धीरे बारिश बंद हो जाती है, पर अगले दिन बारिश के साथ बर्फ भी गिरने लगती है, जिससे 5 पति परेशान हो जाते हैं। अरे, हमें तो अपने काम पर जाना था, पर यहाँ तो बारिश और बर्फ दोनों एक ही साथ हो रही है। ठंड बढ़ती जा रही है। हाँ भैया, हमें लकड़ी का जुगाड़ कर लेना चाहिए और तिरपाल का भी।
इसके बाद पांचों भाई कहीं से बांस और तिरपाल लाकर टेंट बना लेते हैं, जिसमें वो सब बारिश और बर्फ से बचने के लिए रहने लगते हैं। ये इन बच्चों ने ठीक किया है, लेकिन हम कब तक ऐसे टेंट में रहेंगे? हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। माँ, जब तक ये ठंड वाली बारिश होती रहेगी तब तक तो हम अपने काम पर भी नहीं जा सकते। ऐसी बारिश में कोई घर कैसे बनेगा? हाँ भैया, हमारा तो मजदूरी का काम भी गया तो दिहाड़ी भी हाथ में आने से रही। भैया क्यों ना हम लकड़ी काट कर बेचें। नहीं भैया, हाँ हम ये भी नहीं कर सकते। इस वक्त जंगल की लकड़ी अभी भीगी हुई होगी, कौन लेगा उसे? पता नहीं क्या होगा हम सबका। पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना होगा, बस ये बारिश बंद हो जाए। 2 दिन तक बारिश होने के बाद जैसे ही बारिश बंद होती है तो अनुपमा खाने की तलाश में टेंट से बाहर निकलती है कि कीचड़ में उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वह पेट के बल गिरती है और दर्द से रोने लगती है। माँ जी, अमन जी, दीदी, मुझे बचा लीजिए। मेरा बच्चा। माँ जी, हे भगवान, बहू गिर गई। अरे मोहिनी, सुनीति, जल्दी आओ, मदद करो इसकी। अमन, चिराग। माँ जी, अनुपमा को बहुत दर्द हो रहा है, हमें फौरन उसे अस्पताल ले जाना होगा। तभी घर वाले एक रेडी पर अनुपमा को लिटाकर हल्की बारिश में लेकर उसे पास के अस्पताल में फटाफट से लाते हैं, जहां डॉक्टर बच्चे की रिपोर्ट देखता है कि बच्चा पेट में घूम गया है। उन्हें फौरन ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए, वरना ऑपरेशन करना पड़ेगा। हे भगवान, अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? डॉक्टर ने 20,000 रुपए बोला है। बच्चों, हमें 20,000 रुपए किसी तरीके से इकट्ठे करने होंगे। माँ, चिंता मत कीजिए, हम पैसों का इंतजाम कर लेंगे, कोई और काम कर लेंगे। माँ जी, मैं भी काम करूंगी। और मैं भी। नहीं नहीं, तुम चारों को कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। तुम भी कहीं फिसल गई तो देखा ना उसके साथ क्या हुआ। अगर तुम सबके साथ कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों पर भी संकट आ सकता है। माँ जी, हम बिल्कुल ठीक होंगे। मोहिनी और पूर्वी यहाँ पर उसके पास रुक जाएंगे। हम दोनों अपने पति के साथ में जाते हैं, क्योंकि पैसों की भी तो जरूरत है माँ जी, समझिए। और आपको भी यहीं रहना है उन दोनों का ख्याल रखने के लिए। पर तुम्हें अपना ख्याल रखना है, बारिश में भीगना मत। ठंड का कहर बहुत बुरा चल रहा है। राकेश, मुकेश, तुम्हें इन दोनों का ख्याल रखना है। जी माँ। फिर पांचों बेटे और सुनिधि शिल्पा बाहर काम के लिए भटकते हैं, जहां सुनिधि राकेश को एक ढाबे पर बर्तन धोने और खाना परोसने का काम मिल जाता है। दूसरी तरफ दूसरे बहू बेटे को बगीचे और बाकी लोगों को चाय की दुकान पर, सब्जी की दुकान पर रेडी संभालने का काम मिल जाता है, जिससे ठंड में कांपते हुए वो काम करते हैं। मालिक ने सारी दुकानों पर चाय देने के लिए कहा है, मुझे जल्दी काम करके पैसे कमाने होंगे। चिराग दूसरी दुकानों पर ठंड में सबको चाय देता है, वहीं ढाबे पर गर्भवती सुनिधि बर्तन साफ करती है। बाप रे बाप, बहुत ठंड है। बस भगवान जी, किसी तरीके से आप अनुपमा को ठीक कर दीजिए और हमें यहाँ से पैसे मिल जाएं। 2-3 दिन में सब मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं और अस्पताल में दे देते हैं और कुछ पैसों को उधार करके जमा करते हैं, जहां अनुपमा का इलाज चलता है और उसके बच्चे की डिलीवरी जल्दी ही हो जाती है, जिससे बच्चा ऑब्जर्वेशन में रहता है। देखना बहू, क्या हो गया ठंड में। अनुपमा का बच्चा जल्दी हो गया। बस वो बच्चा ठीक रहे और तुम्हारे बच्चे भी ठीक रहे। माँ जी, आप अच्छा सोचिए, सब कुछ ठीक ही होगा। ठंड की बारिश ने जान ले रखी है। पांचों पति दूसरा काम करके पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, वहीं चारों बहू टेंट में रहकर गुजारा करती हैं, जहां अक्सर ठंडी हवा उनके टेंट को जगमगा देती थी। वहीं खाने का इंतजाम उनका ढाबे से हो जाता है। हाँ, कितने दिनों बाद थोड़ा गर्म खाना खाने को मिल रहा है। हाँ, और पता नहीं कब तक इस टेंट में रहना पड़ेगा। जल्दी ही बहुओं, सब ठीक हो जाएगा। मैं ये खाना लेकर उन तीनों के पास अस्पताल में जा रही हूँ। माँ जी, आप यहीं रह जाइए, कब तक ठंड में भागती रहेंगी? हम दोनों चले जाते हैं। आप दोनों में से कोई मत जाइए, मैं अपना काम खत्म करके आ गया हूँ। मैं ही अस्पताल चले जाता हूँ। बाहर वैसे भी दोबारा से बारिश होने वाली है। आप लोग भीग जाओगे तो परेशान हो जाओगी। मैंने इतने पैसे तो कमा लिए हैं कि मैं खुद का समोसे की दुकान का काम खोलूंगा और सर्दी में हमारा काम भी चलेगा, तभी हमें इस टेंट से छुटकारा मिलेगा।
हाँ बेटा, ये सही रहेगा। ये कहकर चिराग हॉस्पिटल में उन तीनों बहू को खाना खिलाने चला जाता है, जहां ठंड में वो बहुत ज्यादा बिना शॉल के कपकपा रही थी। और 2-4 दिनों में चिराग खुद का समोसे का सामान लाकर समोसे बेचने लगता है। साथ में उसका भाई चाय बनाने लगता है और बाकी 3 भाई काम करते हैं। एक सुबह चारों गर्भवती बहू को पेट में दर्द होता है और ठंड की बारिश में उनके पति उन्हें फटाफट सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं, जहां वह अपने बच्चों को जन्म देती हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे ये चारों पोता पोती भी बिल्कुल ठीक हुए। बस माँ के लिए कपड़ों का जुगाड़ करना है। माँ जी, आखिर आपके 5 पोता पोती बिल्कुल स्वस्थ पैदा हो गए। हाँ बहू। 5 बहुएं अपने बच्चों के साथ उस टेंट में आ जाती हैं। बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आसपास की औरतें भी उन्हें गर्म कपड़े दे देती हैं, जिनसे उन्हें सहारा मिल जाता है। और 5 पति एक ही महीने तक मेहनत करते हैं, जिसके बाद उनके घर के तरफ का पानी कम हो जाता है और वह लोन पर अपने मजबूत घर को दोबारा बनवाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। साथ के साथ पैसे भी चुकाते हैं। सौदामिनी, जरा बिरयानी की एक डिश तो देना। ये लीजिए। और सुनिए भाभी, मुझे जरा चटनी दीजिए। भाभी, कल जो आपने लौकी के कोफ्ते बनाए थे बहुत ज्यादा अच्छे थे, वो बचे नहीं क्या? अरे नहीं बहुओं, कुछ तो याद रख लिया करो। अभी दिशा ने पूछा तो मुझे याद आया। देखो फ्रिज में लौकी के कोफ्ते और मटर पनीर भी रखा हुआ है, उसे भी निकाल लाओ। वाह, अरे वाह, मटर पनीर और लौकी के कोफ्ते। लाओ भाई लाओ। हाँ जी, लाती हूँ। सौदामिनी और सुनामी ऐसे बोलते हुए दोनों रसोई में आ गई और फ्रिज में से खाना भी निकाल कर उसे गर्म करने लगी। टेबल पर पहले ही पकवान भरे पड़े थे, ऐसे में 2 चीजें और रख गईं और घर वालों ने दिल भर कर खाया। भाई वाह, मजा आ गया। खाना हो तो ऐसा। अच्छा सुनामी, आज रात में तो गुड़ की खीर बना लेना। अरे जी, अभी अभी तो आपने खाना खाया, अब गुड़ की खीर कैसे याद आ गई? अरे बेटा, ये तो हमारे घर का रिवाज ही है। हमारे यहाँ पर तो 5-5 टाइम ही खाया जाता है। अच्छा बहू, अब ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से खाने के बाद के बर्तन समेट दो। हेमा के बोलने पर दोनों बहुओं ने खाने के बाद वाले बर्तनों को समेटा और फिर ऐसे ही वो रात के खाने की तैयारी में लग गई। सौदामिनी और सुनामी दोनों हेमा की बहुएं थीं और उनके ससुराल में किसी बात की कमी नहीं थी। लोग वहां 5-5 टाइम बेफिक्री से खाते थे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। ससुराल में उनकी सास, एक नंद और उन दोनों के पति थे। सभी खाने के काफी शौकीन थे और तरह तरह की चीजें जब मन करता तब बनाकर खाते थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज शाम के वक्त दोनों बहुएं रसोई में समोसे बना रही थीं। भाभी, आज सुबह से चौथी बार है जो हम रसोई में कुछ बनाने आए हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी देखना सभी समोसे खा लेंगे और फिर 5वीं बार हमें रात का खाना बनाने आना पड़ेगा। सही कहा। चलिए भाभी, हमारे खस्ता खस्ता समोसे रेडी हो गए, अभी ने इमली की चटनी के साथ लेकर चलते हैं। सौदामिनी और सुनामी इमली की चटनी और गर्मा गर्म चाय के साथ सभी के लिए समोसे ले आई। सभी बेसब्री से समोसे बनने का इंतजार कर रहे थे। वाह, बना ही दिए आखिर मेरी बहुओं ने समोसे। खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है कि बस मन कर रहा है जल्दी से खा लूं। तो रोका किसने है माँ, खा लीजिए। हाँ, अब इंतजार नहीं होता, मैं तो खा रही हूँ। ऐसे बोलकर सभी ने एक एक समोसा उठा लिया। अभी वो लोग समोसे खा ही रहे थे कि कमरे से विकास की आवाज आई। वो चिल्ला रहा था, ओह गॉड, ये क्या हुआ? माँ, विशाल, दिशा, सुनामी सभी आइए यहाँ पे। घर वाले उसकी आवाज सुनकर तेजी से चाय नाश्ता छोड़कर भागे और विकास के पास पहुंचते ही सभी को झटका लगा। ये तू क्या बोल रहा है विकास? ठीक से देख, हम सभी तो घर में ही थे, तो भला फिर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं माँ, ये सच है। मैं तो फैक्ट्री के काम के लिए तिजोरी से थोड़े पैसे लेने आया था, लेकिन यहाँ आकर देखा तो हमारी सारी जमा पूंजी, सारे जेवर कुछ नहीं है। लेकिन घर में तो कोई आया भी नहीं, फिर इतनी बड़ी चोरी कैसे? ये चोर बड़े शातिर होते हैं, कब हाथ साफ करके निकल जाए कोई नहीं जानता। लेकिन भैया, हमारे घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, वो भी हमारी मौजूदगी में। किसी ने तो कोई आहट या कोई परछाई महसूस की ही होगी ना। मैं पुलिस को बुलाता हूँ, मोहल्ले वालों से भी वही पूछताछ कर लेगी। विशाल ने पुलिस को फोन मिलाया। घर में एक बड़ी चोरी हो गई थी। तिजोरी से सारे पैसे, सारे जेवर, सब कुछ चोरी हो गया था, जिसकी वजह से पूरा परिवार बहुत ज्यादा टेंशन में था। विशाल ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने तिजोरी की तहकीकात की। चोर बहुत ही ज्यादा शातिर था। ऐसा लगता है उसकी नजर आपकी संपत्ति पर बहुत पहले से थी और वो पूरी प्लानिंग के साथ आया था, तभी तो यहाँ उसकी फिंगरप्रिंट तक नहीं है। दरोगा जी, सभी मोहल्ले वालों से पूछ लिया, लेकिन किसी ने भी मोहल्ले में कोई अनजान चेहरा नहीं देखा था। अच्छा,
देखिए, ऐसे केसेस में सबूत आसानी से नहीं मिलते, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस जुर्मी को पकड़ सकें। जरूर इंस्पेक्टर साहब, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हेमा बेचारी पूरी तरह टूट चुकी थी। अचानक से ही पूरे परिवार पर ऐसा दुख आ पड़ा था जिसकी उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। इस चोरी की वजह से हेमा के घर को काफी नुकसान हुआ। फैक्ट्री में उनके ताला लग गया क्योंकि उनके पास किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं थे, और साथ ही साथ जिस घर में 5-5 वक्त बेफिक्री से खाया जाता था, अब वहां एक अन्न का दाना पकाने के हिसाब लगने लगा। माँ जी, आज दोपहर के लिए चावल उबाल लूं क्या? नहीं बहू, दोपहर के लिए कुछ मत बना। दोपहर तो कैसे भी गुजर जाएगी, रात के लिए खाना बना लेना। जी। क्यों रो रही है? तू अगर रोएगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा बहू, रो मत। माँ जी, एक दौर था जब हम बिना किसी टेंशन के बेधड़क 5-5 टाइम खाते पीते थे, और एक ये दौर है जब हम मुट्ठी भर चावलों का भी हिसाब लगाते हैं। बहू, रोती क्यों है? तुझे क्या लगता है ये दौर हमेशा रहेगा? हमारी मेहनत की कमाई को कभी कोई नहीं मार सकता है। देखना, हमारा सब लौट आएगा। अभी जो हमारे पास राशन है उसे बड़ा सोच समझ कर खर्च करो। हेमा की बात सुनकर सौदामिनी ने गर्दन हिला दी। 5-5 वक्त का खाने वाले लोग अब बस एक ही वक्त खा रहे थे, और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब उनके घर का राशन खत्म हो गया और किराने वाले का उधार उनके सर चढ़ने लगा। क्या बात है भैया, इतने उदास क्यों हो और आटा नहीं लाए? चुप हो जा दिशा, इस वक्त मुझसे कोई भी सवाल मत कर। किराने वाले ने उधार देने से मना कर दिया क्या? जानती थी कोई भी आज के दौर में उधार नहीं देना चाहता। तो अब हम क्या खाएंगे माँ? मैं जाकर किराने वाले भैया से बात करती हूँ। हरे सालों से पड़ोस में रह रहे हैं, कम से कम थोड़ा सा तो मान रखें। नहीं बहू, रहने दे, कोई फायदा नहीं है। ये दुनिया मजबूरों का बस मजाक बनाती है। तो माँ, हम फिर क्या करें? बिना काम के गुजारा नहीं होने वाला है। आज किराने वाले ने भी मना कर दिया। मैं तो सोच रही हूँ कि कहीं बाहर काम करना शुरू कर दूं, और काम करने में कोई हर्ज नहीं है। हालात बहुत ही ज्यादा मजबूर आ पड़े थे। हेमा चाहती तो नहीं थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे अपनी बहुओं को घर से निकालना पड़ा। सौदामिनी और सुनामी ने एक अमीर औरत के यहाँ नौकरानी बनने का काम शुरू कर दिया। वो दोनों अब से रोजाना उसके घर आती और झाड़ू पोछा करके अपने घर का थोड़ा बहुत खर्च निकालती थी। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। सौदामिनी, आज शाम के बर्तन मालकिन के यहाँ तुम कर देना, मुझे जरा थोड़ा सा काम है। ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन आपको क्या काम है? है बस यहीं पास में ही थोड़ा काम, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। सौदामिनी ने सुनामी से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए और उसने शाम के बर्तन भी खुद ही साफ कर दिए। सुनामी अक्सर ऐसा करती थी, वो सौदामिनी पर काम छोड़कर खुद आ जाती। ऐसे ही एक दिन दोनों अपनी मालकिन के घर ही सफाई कर रही थीं कि फिर से सुनामी ने सौदामिनी से ही काम संभालने को बोला और वो खुद घर से बाहर आ गई। आखिर भाभी को ऐसा भी कौन सा काम रहता है जिसकी वजह से ये हर दूसरे दिन बाहर जाती है? देखना पड़ेगा। सौदामिनी ने आज के दिन सुनामी पर नजर रखी। वो उसका पीछा करने लगी और पीछा करते करते वो एक ज्वेलर शॉप पर पहुंच गई, जहां सुनामी एक ज्वेलर को महंगे सोने के कड़े बेच रही थी। लो, और इसके जरा अच्छे पैसे लगाना, एकदम प्योर सोना है, मेरी सास का। कंगन तो भारी है। ठीक है, इसके मैं 1 लाख रुपए दूंगा। सुनामी के पास अपनी सास के कंगन देखकर सौदामिनी की आंखें फट गईं और वो बिना कुछ सोचे समझे उस ज्वेलर शॉप में घुस गई। भाभी! अरे सौदामिनी, तुम? इतनी नीच हरकत! आपको शर्म नहीं आई भाभी? अरे आपकी वजह से जिस परिवार में खुशियां थी, बेफिक्री थी, वो सब कुछ खत्म हो गया। क्यों किया आपने ऐसा? सौदामिनी अपने आपे से बाहर होने लगी। ज्वेलर ने किसी तरह उसे संभाला और हेमा के घर जल्दी से इस सब की खबर की। विकास और विशाल आकर अपनी अपनी पत्नियों को लेकर गए और फिर घर में। मेरे कंगन तेरे पास कैसे आए? बोल सुनामी। वो माँ जी, वो क्या वो? बोल वरना तेरी जान ले लूंगी। रुको माँ, मैं बताता हूँ। वो कंगन हमने चुराई थी। खुश? चल गया पता? चुराए थे? तूने भी इसका साथ दिया था विकास? बोल। हाँ, दिया था। की थी हमने ही चोरी, और कुछ? अरे नास पीठो, कौन सी कमी की थी मैंने तुम्हारे साथ जो तुमने ये खेल रचा? बोलो। हमने अच्छे भविष्य के लिए हमने ये किया माँ जी। आपकी जिंदगी अब कितनी बाकी है?
आज हो कल निकल जाओगी। उसके बाद मैं नहीं चाहता था कि इस जायदाद पर मेरे भाई का भी हक हो, सो मैंने सब कुछ चुरा लिया और छाती चौड़ी करके बता भी रहा हूं, कीजिए जो भी करना है। अब हम करेंगे जो करना है, ले चलो भाई इन दोनों पति पत्नी को। पुलिस? इतना चौंक क्यों रहे हो भैया? जब ये ड्रामा शुरू हुआ था मैंने तभी पुलिस को बुला लिया था, और अब तो आपने अपने मुंह से बोल दिया है। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। तेरे जैसी औलाद औलाद कहलाने के लायक नहीं है। अब सड़ो तुम सलाखों के पीछे और बनाओ अपना भविष्य। हेमा ने दिल कड़ा करके अपने ही बेटे बहू को सलाखों के पीछे करवा दिया। विकास से पुलिस ने हेमा का सब कुछ वापस भी दिलवा दिया। अब विकास और सुनामी जेल के अंदर अपनी सजा गुजार रहे थे। वहीं विशाल ने अपना काम फिर से शुरू किया और सब कुछ उनकी जिंदगी में दोबारा ठीक हो गया।